मानव इतिहास का सबसे बड़ा जबरन पलायन। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये शुरुआत है लाखों लोगों की एक ऐसी कहानी की जो अक्सर आज़ादी के जश्न के शोर में कहीं खो सी जाती है। तो चलिए आज हम 1947 के भारत विभाजन को सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी, बहुत ही गहरी मानवीय त्रासदी के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। ये उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जिनकी दुनिया बस एक रात में हमेशा के लिए बिखर गई। अब इस त्रासदी का पैमाना इतना बड़ा है कि उसे पूरी तरह समझना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो हमें इसकी भयावहता की शायद एक छोटी सी झलक दे सकते हैं। 1,60,00,000। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1,60,00,000 सपने हैं, घर हैं, जिंदगियां हैं जो हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। हिंदू, सिख, मुसलमान सब अपने ही घरों में अचानक अजनबी बन गए। सच में ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक पलायन था। और देखिए, इस पलायन की कीमत सिर्फ घर खोना नहीं थी, इसकी कीमत लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। एक अनुमान के मुताबिक करीब करीब 20 लाख लोग इस हिंसा की आग में मारे गए। 20 लाख जिंदगियां जो कभी पूरी हो ही नहीं पाईं। और इस हिंसा का जो सबसे क्रूर, सबसे अमानवीय चेहरा सामने आया, वो था महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में। कहा जाता है कि लगभग 1 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ, उन पर हमले हुए, उनकी गरिमा को तार तार कर दिया गया। ये एक ऐसा जख्म है जो शायद आज भी भर नहीं पाया है। तो आप समझ रहे हैं, बंटवारा सिर्फ जमीन पर खींची गई एक लकीर भर नहीं था। नहीं, ये दिलों का, परिवारों का और सदियों से साथ रह रहे समुदायों का बंटवारा था। इसने एक ऐसे रिफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दिया जिसकी मिसाल शायद ही इतिहास में कहीं और मिलती हो। पर सवाल यह है कि ये सब हुआ कहां और कैसे? इस पूरी त्रासदी का जो एपिसेंटर था, वो था पंजाब। एक ऐसी जमीन जिसे लिटरली 2 टुकड़ों में चीर दिया गया और जहां खून और आंसुओं की नदियां बह निकलीं। जरा कल्पना करके देखिए, एक लकीर खींच दी जाती है जो आपके गांव को, आपके खेत को और कई बार तो आपके घर के आंगन को ही 2 हिस्सों में बांट देती है। जहां कल तक दोस्त और पड़ोसी रहते थे, आज वहां दुश्मन खड़े थे। पीढ़ियों की जो साझा विरासत थी, वो रातों रात नफरत में बदल गई। एक सर्वाइवर के ये शब्द इस दर्द को शायद सबसे बेहतर तरीके से बयां करते हैं। ये एक सीधा साधा सा वाक्य उस खोई हुई दुनिया की एक बहुत ही पावरफुल याद दिलाता है और इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। अगर इस पूरे पलायन का कोई एक सिंबल है, कोई एक प्रतीक, तो वो हैं रेलगाड़ियां। वही ट्रेनें जो लाखों लोगों के लिए सेफ्टी और एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर चली थी, वही उनके लिए चलती फिरती कब्रगाह बन गईं। ब्लड ट्रेन्स यानी खून से सनी ट्रेनें, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस खौफनाक हकीकत को दिखाता है जहां ट्रेनें अपनी मंजिल पर इंसानों से नहीं बल्कि लाशों से भरी हुई पहुंचती थीं। सोचिए, ये नाम ही अपने आप में उस आतंक को बयां कर देता है जो हर एक डिब्बे में समाया हुआ था। और अमृतसर ट्रेन मैसेकर इस खौफ का एक जीता जागता उदाहरण है। 22 सितंबर 1947 मुस्लिम शरणार्थियों से खचाखच भरी एक ट्रेन को रोक लिया गया। और ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी, एक क्रूर नरसंहार जिसमें करीब 3,000 जानें चली गईं। फोटो जर्नलिस्ट मार्गरेट बॉक वाइट ने इस खौफ को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने हमलावरों को तलवारें लिए अगली ट्रेन का बड़े ही धैर्य से इंतजार करते हुए पाया। ये बात ही अपने आप में दिखाती है कि ये हिंसा कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी क्रूर थी। और इस पूरे नरसंहार को दुनिया तक पहुंचाने वाली एक अहम नज़र थी मार्गरेट बॉर्कवाइट की। लाइफ मैगजीन की इस बहादुर फोटोग्राफर ने अपनी तस्वीरों से बंटवारे की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने रखी जिसे शायद ही कोई कभी भूल पाएगा। उनके पर्सनल नोट्स से लिया गया ये छोटा सा हिस्सा हमें सीधे उस खौफनाक मंजर में ले जाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इतिहास के उस पल की एक कच्ची, एकदम अनफिल्टर्ड गवाही है। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। बॉक वाइट की सबसे आइकॉनिक तस्वीरों में से एक, जिसमें एक सिख व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को उठाए ले जा रहा है, वो एक नेचुरल मोमेंट नहीं था। उसे असल में एक बड़ी सच्चाई को दिखाने के लिए स्टेज किया गया था। और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है
क्या एक बड़ी सच्चाई को दिखाने के लिए एक तस्वीर को स्टेज किया जा सकता है? ये फोटो जर्नलिज्म की एथिक्स पर और इतिहास को दर्ज करने के हमारे तरीकों पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। इन लाखों की भीड़ में हर एक चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी है। तो चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर सिर्फ एक परिवार की कहानी पर फोकस करते हैं, ताकि हम इस त्रासदी के इंसानी पहलू को और करीब से समझ सकें। ये कहानी बॉर्कवाइट के नोट्स में ही छिपी है। एक ऐसे परिवार की कहानी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बनी एक पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उन्हें लगा कि यह सफ़र सेफ होगा, पर यह एक ऐसी उम्मीद थी जो बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। सिर्फ 3 दिन। पहले दिन ट्रेन को पंजाब में ही रोक दिया गया। दूसरे दिन यात्रियों तक कोई खाना पानी नहीं पहुंचने दिया गया। और तीसरे दिन 4 साल का एक बच्चा मंसूर भूख से मर गया। ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन लाखों अनकही कहानियों का प्रतीक है जो इस त्रासदी के अंधेरे में कहीं खो गईं। तो ये सब हुआ करीब 79 साल पहले। लेकिन सवाल ये है कि आज भी इसे याद रखना जरूरी क्यों है? ये इतिहास आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, जब भी हम बंटवारे को देखते हैं ना, तो हमें इतिहास के 2 अलग-अलग वर्जन दिखाई देते हैं। एक तरफ है सरकारी इतिहास, जो बात करता है आज़ादी की जीत की, 2 नए देशों के जन्म की, और फिर दूसरी तरफ है लोगों की अपनी यादें, जिनमें असहनीय दुख है, थकान और निःशब्दता है। और एक ऐसा इतिहास है जो खून से लिखा गया था। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज भी इन पर्सनल कहानियों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। द 1947 पार्टीशन आर्काइव जैसी संस्थाएं इन कीमती यादों को सहेज रही हैं। ये लोग इस बात को पक्का कर रहे हैं कि इतिहास सिर्फ विजेताओं की कहानी बनकर न रह जाए, बल्कि उन लोगों की आवाज़ भी शामिल हो जिन्होंने इस दर्द को खुद जिया है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। जब किसी देश का जन्म एक इतने बड़े साझा सदमे से होता है, तो याद रखने की क्या कीमत होती है और भूल जाने की क्या? याद रखना यकीनन दर्दनाक होता है, लेकिन क्या भूल जाना उससे भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको मिलकर खोजना होगा।